आज का पेप ब्लॉग देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ किस्से तो लेखक अपने जीवन की किसी घटना को लेकर लिखते हैं और कुछ जो संसार में आम तौर पर चलता है उसके बारे में लिखते हैं। यह कहानियाँ किस्से हमें बहुत सी सीख दे जाते हैं और हमें आगाह भी करते हैं कि कैसे अपने जीवन में सावधानी बरतनी है, या जाके जैसे सभी के साथ होता है अगर हमारे साथ भी होता है तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। कुछ दिन पहले मेरे एक छोटे भाई साहब हैं जो कि 40 साल की बैंक की नौकरी के पश्चात रिटायर हुए हैं। मैंने उनसे जब बात की कि कैसे चल रहा है तो मुझे उनकी बात सुनकर हंसी आ गई कि कुछ नहीं, जैसे कि सभी रिटायरी के साथ होता है मेरे साथ भी वही हो रहा है। जबकि मैं समझता था कि दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हैं क्योंकि दोनों ही जॉब में थे और उनका एक बच्चा एक मल्टीनेशनल में बहुत बढ़िया पैकेज पे काम कर रहा है। इसी विषय पर आधारित आज की कहानी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। बहुत सी कहानियाँ हमारे सोशल मीडिया पर बहुत से यूट्यूबर ने डाल रखी हैं, पर जब तक हमें उनका पता नहीं चलता तब तक मेरा ख्याल है कि जो भी यूट्यूबर जिस भी माध्यम से लोगों तक ये कहानियाँ पहुँचाने का प्रयास करते हैं बहुत अच्छा है। आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी भारतीय रेल से रिटायर हो रहे एक स्टेशन मास्टर की है जिन्होंने 35 साल की नौकरी में अधिकांश समय अकेले रहकर काटा था। उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वे अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गयाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा न हो। वह अपने घर पहुंच जाते हैं। टोपी उतार कर उन्होंने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर हंसने की आवाजें आ रही थी। खैर वह भी मुस्कुराते हुए बिना खांसे अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा नरेंद्र कमर पर हाथ रख शायद रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था। उनकी बेटी बसंती हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश न था। गयाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती हंसती रही। गयाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही है? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिट पटाकर कहा। गयाधर बाबू ने चाहा कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही सब चुप हो गए। इससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी तक चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठड़ी की ओर देखा। अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौंके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गयाधर बाबू ने घूंट चाय पी, फिर कहा, बेटी चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दूं। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में पानी का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गयाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गयाधर बाबू के मन में फांस सी फर्क उठी। अपने अपने काम में लग गए, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चलाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, अरे जूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर ना मिला तो एक बार और ऊंचे स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। गयाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही अपने सेवादार गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरियां और जलेबी बनाता था। गयाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर ट्रेन भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्याम जाल के कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुनकर पत्नी कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या किया करती है? गयाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है। बसंती को तो फिर कहो कॉलेज जाना होता है।
जब गजादर बाबू ने अपनी बेटी को पूछा कि तुम अपनी माँ का रसोई में हाथ क्यों नहीं बटाती, तो उसने जवाब दिया कि पढ़ना भी तो होता है बाबूजी। गजादर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं उनके घर में, हर वक्त वहां घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता, मना करूं तो सुनती नहीं। नाश्ता कर गजादर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजादर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजादर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई। गजादर बाबू उस कमरे में ही पड़े पड़े कभी कभी सोचते रहते। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर तक रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक और के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से घिरा था। दूसरी ओर पत्नी रजाइयां दरियों से लिपटी और रस्सी से बंधी रखी थी। के पास एक बड़े से टीन के बक्स में घर भर के गर्म कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था बैठक था। गजादर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया बेंत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर 3 गद्दियां और बहू के हाथों के कड़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को लंबी शिकायत करनी होती तो वह अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। वह एक दिन चटाई लेकर आई। गजादर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब घर में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम करना होगा। सभी खर्च तो वाजिब वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, ना मन का पहना ना ओढ़ा। गजादर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती जय स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजादर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाए कि प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेवार हो। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता। गजादर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है। कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजादर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों में के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद। वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौटकर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखा बहू को, चौका खुला छोड़ आई। बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। अभी तो खाने को है, अब क्या खिलाऊंगी? वह सांस लेने के लिए रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाला हाड़ तोड़े और जहां चीजें लुटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब किसी के बस का नहीं है। गजादर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। होंठ भींच करबट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया कि कौर तक निगला ना जा सके। गजादर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तो न कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर मां ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजादर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और इसे खाना बनाना नहीं आता? अरे आता तो सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम मां को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजादर बाबू ने टोक दिया, कहां जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, गजादर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजादर बाबू शाम को रोज टहलने चले जाते थे। लौटकर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया।
गजाधर बाबू खिन्न हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से चली जाती। गजाधर बाबू ने दो एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को रोष हुआ। लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने को जगह नहीं। अमर को अब भी वह छोटा सा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तब फूहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं। पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक ना थी। अमर के दोस्तों का प्राय यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन वह सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर जाकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह ही खोला था कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा, कहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े सुखाकर वह एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते जाते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आ गया। निश्चित जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए एक मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल की जेल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उनमें से उन्हें एक बूंद भी न मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते स्वरों को सुनते रहे। अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल न देंगे। यदि घर गृहस्थी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहां चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र रुपए मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। और उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं, से वह अनजान ही बनी रही। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप ना करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था वह कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी की ओर देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल धन अर्जित करने के लिए निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वह उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए ही उत्साह बुझ गया। किसी बात में दखल न देने के निश्चय के बाद उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी संगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की भी चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। पत्नी की बात सुनकर कहते कि नौकर का खर्चा बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर चला दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई थी। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया।
अगर बाबूजी जय समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे नहीं होगा ये। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था। मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, जय मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। मैं अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गुजादर बाबू को लेटे देखकर बड़ी सिटपटाई। गुजादर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गुजादर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ निकली और आंचल से पहुंचती हुई पास आ खड़ी हुई। गुजादर ने बिना किसी भूमिका से कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। फिर कुछ रुककर बोले, जैसे बुझी हुई आग में चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सकपका कर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सियानी लड़की। बात बीच में काट गुजादर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था। और गहने मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लिया। गुजादर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठड़ी की डलिया हाथ में लिए गुजादर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछल कर कहा, भैया हमें भी। गुजादर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठड़ियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबू की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। जय कहानी हमारी कानपुर में जन्मी सुविख्यात लेखिका उषा परिवंदा जी की है। इस कहानी का नाम वापसी है। आपको जय कहानी कैसी लगी? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगले अंक में फिर लौटूंगा किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।